आज हमने इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस को स्टडी करना है, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट हम अपनी कन्वर्जेंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली कन्वर्जन जो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं कि कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिड अमाइड। एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है कि CH3 डबल बॉन्ड OH। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं NH3 यानी अमोनिया के साथ, तो हमारे पास बनता है CH3 डबल बॉन्ड ONH4। इसे हम कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। और जब हम अमोनियम कार्बामेट, जिसे हम कहते हैं CH3 डबल बॉन्ड ONH4, और साथ में हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के दौरान हमारे पास यहाँ से वाटर जो है एलिमिनेट होता है और हमारे पास बनता है CH3 डबल बॉन्ड ONH2, और साथ में हमारे पास बन जाता है वाटर। इसे हम कहते हैं एसिड अमाइड, जिससे हमने बनाया है किससे। तो नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है, उसमें हमने एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिड अमाइड। उसे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड में हमने उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कि यानी एसिटिक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटिक एनहाइड्राइड। बार बार बोर्ड का पार्ट बनती हैं, बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इस रिएक्शंस के लिए एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल चाहिए, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस CH3, बल्कि आप इसे इस साइड से लिखें CH3 डबल बॉन्ड OH। तो अब आपने क्या करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि आपने एसिटिक एसिड से वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवाना है। तो आप यहाँ से लें OH को और यहाँ से लें H को इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5। तो हमारे पास बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O, साथ में बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में बन जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। इसे हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये हमारी एक कन्वर्जन है जिसमें हमने एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया है, एसिटिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट किया। तो आपने क्या करना है, इसे आप ओपन करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3। इसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं, जिसमें हम वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एलिमिनेट करवा साइड। अब हमने क्या करना है, एसिटिक एसिड इनटू मीथेन, एसिटिक एसिड इनटू मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला आप लोग सारे ही जानते हैं, वो हमारे पास होता है CH4। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड OH। हमने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, NaOH के साथ। तो यहाँ हाइड्रोजन को मेटल ने रिप्लेस किया, तो हमारे पास बना CH3 डबल बॉन्ड ONa, और साथ में हमारे पास क्या बन गया, वाटर बन गया। तो अब हमारे पास जो एसिटिक एसिड का ये सॉल्ट बना है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, मैं इसे दोबारा लिखता हूँ CH3 डबल बॉन्ड ONa, और इसका मैंने रिएक्शन करवाया है जी NaOH के साथ। तो हमारे पास, और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने क्या करना है, याद रखने के लिए इस पूरे कंपाउंड को आपने अच्छे से याद रखना है। और ये हमारे पास बनेगा Na2CO3 बन जाएगा, और साथ में हमारे पास बन जाएगा मीथेन CH4। इस तरह हमने एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीथेन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, वो है, कहलाता है व्हाट आर फैटी एसिड्स, के फैटी एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं।
व्हाट आर फैटी एसिड्स। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन राइट करता हूं। द कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग the carboxylic acid having long aliphatic chain attached to the carboxyl group is called फैटी एसिड। उसे हम कहते होते हैं फैटी एसिड। उसे हम क्या कहते होते हैं? फैटी एसिड। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती हैं जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है जी पाल्मेटिक एसिड, और साथ में आ जाता है स्टेरिक एसिड। और पाल्मेटिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास रहता है C15H31 C डबल बॉन्ड OH, और इसका रहता है C17H35 C डबल बॉन्ड OH। और उसके अलावा जो फैटी एसिड्स होते हैं ये ऑब्टेन्ड होते हैं बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल। क्या लिखना है? फैटी एसिड्स आर obtained by the hydrolysis of fats and oils। तो यहां आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मुकम्मल होता है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथेनॉल। तो डेफिनेशन रहती है हमारे पास द dilute aqueous solution of acetic acid is known as vinegar। उसे हम कहते हैं जी, ये हमारे पास विनेगर कहलाएगा, यानी द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, पतला सॉल्यूशन होता है, वो हमारा कहलाता है विनेगर। उसके बाद मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं कि एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, कि जब आप एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं। अब एथेनॉल हमारे पास क्या है बच्चों? CH3CH2OH। हमने इसकी करवाई ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 K2Cr2O7। हमारे पास बन जाएगा एसिड अल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, और हमने इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई। ठीक है जी, तो हमारे पास बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH। और अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम का पार्ट बनता है। पास आ गया कि जी स्ट्रेकर सिंथेसिस क्या होती है? स्ट्रेकर सिंथेसिस से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? हम प्रिपेयर करते हैं अमाइनो एसिड को, जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अब अमाइनो एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं कि हम हाइड्रोजन सायानाइड को ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं? अल्डिहाइड में। किसकी मौजूदगी में? अमोनिया की मौजूदगी, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। और जब हम हाइड्रोजन सायानाइड को, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐड करते हैं अल्डिहाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो हमें मिलता है RCH NH2, और साथ में मिल जाता है CN, साथ में मिल जाता है वाटर। इसे हम कहते हैं अल्फा अमाइनो नाइट्राइल, जो है वो बोलते हैं बच्चों। और जब हम अल्फा अमाइनो नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम, तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है
किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हमारे पास बनता है MH2 और इसे कहते हैं हम अल्फा अमाइनो एसिड या सिंपली हम इसे कह देते हैं एसिड। और शॉर्ट क्वेश्चन क्या था, नेम वाले शॉर्ट क्वेश्चन वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे पहले आ गया हमारे पास अमाइनो एसिड एज एन बेस। व्हेन एन एसिड इज एडेड इन अमाइनो एसिड, जब एक एसिड को अमाइनो एसिड में ऐड किया जाता है तो जो कार्बोक्सिलेट आइन है वो क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और देयरफॉर और उसका जो बेसिक करैक्टर होता है वो उसी ग्रुप की वजह से होता है, कार्बोक्सिलेट आइन की वजह से होता है, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या है, बेस। तो हमने यहाँ रिएक्शन देखा, रिएक्शन में हमारे पास अमाइनो एसिड आप लोग जानते हैं कि वो एक्वस सॉल्यूशन में किस फॉर्म में होते हैं, ज्विटर आइन की फॉर्म में होते हैं। तो COO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, ये जो कार्बोक्सिलेट आइन ग्रुप है ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है और COH बन जाता है। और यहाँ आपने पॉजिटिव लाजमी लगाना है, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है अमाइनो एसिड एज एन एसिड, कि अमाइनो एसिड एसिड के तौर पर कैसे एक्ट करता है। व्हेन एन बेस इज एडिड इन अमाइनो एसिड, जब एक बेस को अमाइनो एसिड में ऐड किया जाता है तो अमाइनो एसिड में मौजूद जो NH3 ग्रुप है ये क्या करता है, प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, रिलीज द प्रोटॉन एंड देयरफॉर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड इज ड्यू टू दिस ग्रुप। और जिसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इस ग्रुप की वजह से होता है। अगेन अमाइनो एसिड हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो NH3 क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन को लूज करता है, वो प्रोटॉन लेता है OH नेगेटिव और बना लेता है H2O NH2 पर, और COO नेगेटिव पर चार्ज रहता है, तो भूलिएगा ना। तो ये था एसिडिक अमाइनो एसिड एज एन बेस और ये था हमारे पास अमाइनो एसिड एज एन एसिड। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा रहता है व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड, एसिड एंड बेस। अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं। तो उन्हें भी जरा अच्छे से देख लेते हैं कि जी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास क्या होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है उसे हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, और दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। कि एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। अगर हम एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड which body cannot be synthesized, which body cannot be synthesized are known as essential amino acid, कि जिसे हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते होते हैं यहाँ लाइसिन और साथ में लिखते होते हैं आर्जिनिन। ठीक है जी। उसके बाद नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड विच बॉडी कैन बी सिंथेसाइज्ड, विच बॉडी कैन बी सिंथेसाइज्ड, जिसे बॉडी जो है वो बना सकती है, इसलिए हम इसे कहते होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसमें हम एग्जांपल देते होते हैं ग्लाइसिन की और साथ में देते होते हैं एलानीन की। ठीक है जी। तो ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार जो है वो रिपीट होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड। और याद रहे ये करैक्टर नहीं है, ये है आपने बताना है कि एसिडिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और बेसिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं। तो जब से पहले हम बात करते हैं सबसे पहले एसिडिक अमाइनो एसिड की, कि जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड कंटेनिंग मोर कार्बोक्सिल ग्रुप देन अमाइनो ग्रुप। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, एसिडिक अमाइनो एसिड containing more
carboxyl group, then amino group, is called एसिडिक अमाइनो एसिड। उसमें हम एग्जाम्पल दे देते होते हैं, ग्लूटामिक एसिड दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और साथ में हम दे देते होते हैं एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और साथ में हम दे देते होते हैं एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बेसिक अमाइनो एसिड के बेसिक अमाइनो एसिड हमारे पास क्या होते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा सिंपल है, क्या है जी, बेसिक अमाइनो एसिड कंटेनिंग मोर अमाइनो ग्रुप देन carboxyl group are known as basic amino acid। तो इसमें हम एग्जाम्पल कोड कर देते हैं बच्चों, लाइजीन की कोड कर देते होते हैं और साथ में आर्जिनिन की कोड कर देते होते हैं, ताकि एग्जामिनर पर जो हमारा इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, क्या आ जाता है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। द प्योर एसिड टू फ्रीज आइस लाइक सॉलिड, द प्योर एसिटिक एसिड टू फ्रीज टू एन आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उसे हम कहते होते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड जिसे हम कहते हैं निन हाइड्रेन टेस्ट, एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार जो है वो रिपीट किया जाता है। तो निन हाइड्रेन टेस्ट क्या होता है कि निन हाइड्रेन हमारे पास एक कंपाउंड है, जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, अमाइनो एसिड के साथ, तो वो बनाता है या वो शो करता है डीप कलर, काफी गहरा कलर, ब्लूइश वायलेट। किस तरह का कलर, डीप कलर शो करता है, ब्लूइश वायलेट। दिस टेस्ट इज आल्सो वाइडली यूज्ड टू विजुअलाइज द अमाइनो एसिड, और इस टेस्ट को यूज किया जाता है अमाइनो एसिड्स को देखने के लिए, जिसे आप सेपरेट करते हैं बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करने वाले हैं वो भी निन हाइड्रेन कंपाउंड का ही यूज कर रहे होते हैं फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे जो जैसे ही हम किस चीज को छूते हैं तो वहां अमाइनो एसिड लग जाते हैं, और निन हाइड्रेन का स्प्रे जो है उस पर किया जाता है ताकि जो है वो अमाइनो एसिड को विजुअलाइज। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, के पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड की, कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कि जब हम काफी सारे अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करवाते हैं किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और आप जानते हैं पॉली का मतलब भी हमारे पास क्या आ जाता है, मैनी आ जाता है, तो आपने इसे भी जरा अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आपने पॉलीपेप्टाइड में और जो प्रोटीन में जो फर्क है बड़ा सिंपल सा रहता है कि जो पॉलीपेप्टाइड होता है हैविंग मोलर मास अप टू 10,000, उनका जो मोलर मास होता है वो 10,000 तक रहता है, 10,000 से अबव नहीं, 10,000 तक, उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब आ जाते हैं हम प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन क्या होती है कि अ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कि हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड बनता है जब हम काफी सारे अमाइनो एसिड्स की कंडेंसेशन करवाते हैं। तो उस दौरान में स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, वो HCl हो सकता है, वो अमोनिया हो सकता है, वो वाटर हो सकता है। फिलहाल ये डिस्कशन हमारी नहीं है, हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और जो प्रोटीन होता है उसका जो मोलर मास होता है वो अबव 10,000 से ज्यादा अगर मोलर मास होगा तो वो प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाएगा, और 10,000 से कम होगा तो वो पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद अदनान सुल्तान। आज अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, बोर्ड में मौजूद या बोर्ड में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है
कि फ्री रोटेशन जो है वो सिंगल बॉन्ड में पॉसिबल होती है और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? वैसे तो इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर है वर्डिंग में वो मैं स्क्रीन पर जो है शो कर देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसी के मुताबिक ही मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर देता हूं ताकि जब आप इसे याद करें तो आपको इसे याद करने में मसला ना हो। क्या कहा? शॉर्ट क्वेश्चन क्या था? शॉर्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि सिंगल बॉन्ड में तो फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। डिस्टिलेशन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि हम सेपरेशन ऑफ लिक्विड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि हम लिक्विड्स मुख्तलिफ तरह के लिक्विड्स को हमने मिक्स किया होता है, किसी के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, किसी के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। हम उस बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर उनकी क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है उसे हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें हम यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैरीड आउट होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और जब हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की मौजूदगी में उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं तो वो हमें देता है कोल गैस, कोक एंड कोल tar। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप डिफरेंट फ्रैक्शंस के नेम लिखें जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं। तो आप जानते हैं जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी तरह की फ्रैक्शंस हासिल होती है। तो उसमें हमारे पास जो है वो लुब्रिकेंट्स ऑयल आ जाता है, कैरोसिन ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है, गैसोलीन आ जाती है, असफाल्ट आ जाता है, लिगोराइन आ जाता है। तो आप ये 6 से 7 जो है वो फ्रैक्शंस के नेम लिख दें ताकि एग्जामिनर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे 2 नंबर जो है वो दे दे। ड्रॉ द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, कि हमने ब्यूटेन के आइसोमर जो है वो ड्रॉ करने हैं। साथ में हमारे पास फॉर्मूला रहता है C4H10। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ब्यूटेन ड्रॉ करते हैं, CH3 CH2 CH3। ये ब्यूटेन हमारे पास कहलाती है नॉर्मल ब्यूटेन। और साथ में हम ड्रॉ करते हैं आइसोब्यूटेन CH3 CH3, और साथ में ये CH3 इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। और साथ में ही एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से और भी आ जाता है कि आइसोमर ड्रॉ करें पेंटेन के। तो पेंटेन का आप फॉर्मूला जानते हैं, C5H12 हमारे पास पेंटेन का फॉर्मूला होता है। इसके हमारे पास 3 आइसोमर रहते हैं। सबसे पहला नॉर्मल CH3 CH2 CH2 CH3, इसे हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद दूसरा आइसोमर कहलाता है आइसोपेंटेन CH3 CH2 CH3, इसे कहते हैं हम आइसोपेंटेन। और थर्ड वन जो हमारे पास कहलाता है उसे हम कहते हैं न्यूपेंटेन CH3 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 एंड दिस वन इज CH3, और ये हमारे पास कहलाता है न्यूपेंटेन। तो ये हमने क्या किया, 3 आइसोमर्स ड्रॉ कर दिए। किसके ड्रॉ कर दिए? पेंटेन के ड्रॉ कर दिए। और ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो आपने इन्हें अच्छे से देखना है। हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म हमारे पास क्या होता है, और साथ में कभी कभी इसी शॉर्ट क्वेश्चन की मद में आपसे पूछ लिया जाता है कि ज्विटर आइन जो है वो आपके पास क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है ये सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। उसके अलावा ये जो है वो डीप ब्लू कलर देता है, गिव डीप ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, और ये किसी भी तरह का कलर शो नहीं करता। इट डज़ नॉट गिव कलर, इट डज़ नॉट गिव
एनी कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ ही कोई कलर नहीं देता। इसके अलावा जो अमाइलोज होता है ये एक लीनियर पॉलीमर है, और जो अमाइलोपेक्टिन है ये एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। ये क्या है? एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन पेपर। पेपर की डिफाइन जो है वो हमने राइट करनी है। हमारे पास ये क्या होता है? इट इज़ अ शीट, इट इज़ अ शीट मटीरियल, इट इज़ अ शीट मटीरियल मेड अप ऑफ अ नेटवर्क, made up of a network of natural cellulosic fibers which have been deposited from an aqueous suspension। और उसके बाद द प्रोडक्ट obtained is a network, the product obtained is a network of interlocking fibers is called paper। इसे हम पेपर की डेफिनेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नया शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है रॉ मटेरियल्स ऑफ पेपर। रॉ मटेरियल्स ऑफ पेपर, पेपर बनाने के आप जो हैं वो रॉ मटेरियल्स बताएं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है बच्चों नॉन वुडी रॉ मटेरियल। नॉन वुडी रॉ मटेरियल सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नॉन वुडी। अब आ जाता है नॉन वुडी रॉ मटेरियल। नॉन वुडी रॉ मटेरियल में आ जाता है हमारे पास राइस स्ट्रॉ आ जाता है नॉन वुडी रॉ मटेरियल में। हमारे पास वीट स्ट्रॉ आ जाता है नॉन वुडी रॉ मटेरियल में। हमारे पास आ जाता है कॉटन स्टार्क। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कॉटन लिंटर। इसमें हमारे पास घास की कुछ किस्म आ जाती हैं, जिसमें आ जाता है खाई ग्रास आ जाता है, ग्रासेस इसमें सारे के सारे आ जाते हैं। रैग आ जाता है, बैम्बू आ जाता है, बैम्बू के साथ साथ बैगास आ जाता है, बैगस। तो ये हमारे पास कोई नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वुडी रॉ मटेरियल्स की कि वुडी रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पॉपुलर। और पॉपुलर हमारे पास ये जो होता है हार्डवुड की एक टाइप है, हार्डवुड। और दूसरा आ जाता है क्लोप्टस, ये भी हार्डवुड है। क्या आ जाता है हमारे पास यूकलिप्टस आ जाता है, ये भी हार्डवुड की एग्जांपल है जी। उसके बाद थर्ड आ जाता है डोगलस फिर। और ये हमारे पास सॉफ्टवुड वाली कैटेगरी में जो है वो आ जाता है, सारी की सारी सॉफ्टवुड इसी कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, हमने मेजर पोर्शन जो है वो राइट करना है या मेजर पार्ट्स जो हैं वो राइट करने हैं। और ये किसके राइट करने हैं जी? वो राइट करने हैं हमने पेपर मेकिंग मशीन के। किसके राइट करने हैं? पेपर मेकिंग मशीन के। तो सबसे पहले उसमें होता है बच्चों फ्लो स्प्रेडर, ठीक है जी। फ्लो स्प्रेडर के बाद सेकंड हमारे पास होता है हेड बॉक्स, हमारे पास सेकंड होता है। और हेड बॉक्स के बाद जो थर्ड होता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं फोर्ट्रेनर टेबल हम उसे बोल देते हैं जी। एंड थर्ड हमारे पास होता है प्रेस सेक्शन, फोर्थ हमारे पास होता है प्रेस सेक्शन, जिसमें हम उसे प्रेस करते हैं। और उसके बाद होता है ड्रायर सेक्शन आपको नाम से वाज़ेह हो रहा होगा। उसके बाद होता है कैलेंडर स्टॉक हमारे पास आ जाता है। और उसके बाद लास्ट होता है रील, हम उसकी क्या बना लेते हैं? रील बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ लिग्निन, कि लिग्निन हमारे पास क्या होता है? लिग्निन इज़ एन एरोमेटिक पॉलीमर। लिग्निन इज़ एन एरोमेटिक पॉलीमर। ये हमारे पास एक एरोमेटिक पॉलीमर होता है, जिसका नुकसान हमें क्या होता है? इट मेक्स पेपर ब्रिटल। और ये पेपर को क्या बना देता है? ब्रिटल बना देता है। द पल्प, और उसकी जो पल्प होती है, द पल्प इज़ वॉश्ड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। हम उसकी पल्प को वॉश करते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, के जो रिक्वायर्ड अमाउंट वाटर की चाहिए होती है। किसे रिमूव करने के लिए? सॉल्युबल लिग्निन को रिमूव करने के लिए। सॉल्युबल लिग्निन को रिमूव करने के लिए
एंड कलर्ड कंपाउंड, और किसे रिमूव करने के लिए, कलर्ड कंपाउंड को रिमूव करने के लिए हम ये जो है वो काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है डिफाइन इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है, एग्ज़ाम के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बार बार ये एग्ज़ाम का पार्ट भी बनता रहता है। इकोसिस्टम इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ अ बायोस्फीयर, इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। और उसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, इसमें जो है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और साथ में इसका इंटरेक्शन रहता है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन भी जो है वो हमारे पास रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म की। इसमें एग्जांपल आ जाती है एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जो है वो एग्जांपल इसमें आ जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अगर हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये सिंपल होते हैं, द एग्जॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट ऑटोमोबाइल कंटेन्स, जिसके अंदर हमारे पास मौजूद होती हैं गैसेस प्रेजेंट होती हैं, विच आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो कहते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, SO3 आ जाती है, SO2 गैस आ जाती है, इसमें हमारे पास NO आ जाता है, NO2 आ जाता है, ETC आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, कि जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, क्या आ जाता है हमारे पास, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बाय रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर में जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन होते हैं, उसमें अब हमारे पास आ जाता है जी बच्चों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आ जाता है, यानी H2SO4 मैं लिख देता हूँ, HNO3 लिख देता हूँ, मैं साथ में पैन लिख देता हूँ, ऐसी एग्जांपल जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एसिड रेन, के एसिड रेन जो है वो हमारे पास क्या होता है। अगर हम एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन बड़ा सिंपल है कि इन द एटमॉस्फेयर SOx सल्फ़र के ऑक्साइड, NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड आर ट्रांसफॉर्म्ड, और वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं, एंड वाटर, और साथ में किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ, इन टू H2SO4 बन जाता है, HNO3 बन जाता है। द एसिड मिक्स विद रेन, ये एसिड जो हैं वो किसके साथ मिक्स होते हैं, रेन के साथ मिक्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन बुला देते हैं। फॉर एग्जांपल SO3 प्लस H2SO4, या अगर आप जो है वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो बन जाएगा H2SO4। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक स्मोक कहलाती है, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, हम उसे कह देते होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक को हम फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। इसमें मौजूद होते हैं कंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स, जिसमें हमारे पास O3 आ जाता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। और इसका जो कलर होता है ये होता है हमारे पास येलोइश ब्राउनिश ग्रे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिड्यूसिंग स्मोक, हमारे पास क्या होता है। अगर रिड्यूसिंग स्मोक की बात करते हैं तो स्मोक विच कंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ SO2, इसमें क्या मौजूद होती है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ SO2, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग स्मोक। और ये बनती है या प्रोड्यूस होती है बाय कंबशन ऑफ कोल, इट प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ कोल, ये कोल की कंबशन से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कि जो है वो किस तरह ओजोन को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। मैं डायरेक्ट इसका रिएक्शन जो है वो लिख रहा हूँ, बल्कि थोड़ी सी थ्योरी की भी बात कर देते हैं। इन स्ट्रेटोस्फीयर दे आर एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड जनरेट
क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, जिसमें हमारे पास CFCl3 एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस पर लाइट पड़ती है तो ये CFCl2 और साथ में क्लोरीन का रेडिकल बना देती है। अब ये जो क्लोरीन का रेडिकल होता है ये ओजोन के कई लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है, तो बन जाएगा ClO, साथ में बन जाएगा O2 हमारे पास, और ये जो ClO है हमारे पास ये O रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो Cl रेडिकल और O2 बन जाएगा, और ये डिस्ट्रॉय कर सकता है एक सिंगल क्लोरीन रेडिकल कई लाख मॉलिक्यूल अप टू 1 लाख, यानी 1 लाख जो है वो इसके मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने की जो पावर है वो रखता है। अब जो चैप्टर है या जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं DO, इसका नेम होता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, इसे हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी जो है वो बुलाते हैं। अब होता क्या है दरअसल, पहली बात, इट ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और ये वाटर में, इन वाटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसे जो है वो कहते हैं। उसके अलावा जो कंसंट्रेशन है O2 की, द कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेंज है उसकी 4 to 8 ppm पार्ट्स पर मिलियन, और उसके अलावा अगर द वैल्यू ऑफ DO इज़ लेस देन 4 ppm, लेस देन 4 ppm, ये इंडिकेट करेगा जो वाटर है वो क्या है, गंदा है या पोल्यूटेड वाटर। ठीक हो गया, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन हर हाल में याद करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है BOD, इसे हम कहते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम इसे कहते होते हैं। इसमें क्या करना है हमने, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन नेचुरल वाटर, इन natural water to consume oxygen, to consume oxygen within a period of 5 days, consume oxygen within a period of 5 days, within a period of 5 days, 5 दिनों में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कितनी जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। उसके अलावा द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द नेचुरल वाटर। उसके अलावा इट टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ कंज्यूम्स ड्यू टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, ये हमें बताता है इट टेल्स अबाउट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which is consumed, it tell about the amount of oxygen which is consumed due to biological oxidation of organic matter। अच्छा जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है COD, इसे हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम इसे बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम इसे बोलते हैं। उसके अलावा सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन राइट करता हूँ, द ऑर्गेनिक content of water, the organic content of water which consume oxygen, which consumes oxygen, जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ड्यूरिंग, कब, केमिकल ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन के दौरान, इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके अलावा हायर द वैल्यू ऑफ COD, अगर COD की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, इंडिकेट करेगा वाटर जो है वो मोर पोल्यूटेड है, जो ज़्यादा पोल्यूशन को क्या करेगा वो इंडिकेट करेगा। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो है कि राइट द नेम्स ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ H2O इन वेरियस स्टेजेस। तो जो है वो उनके नेम राइट करने हैं। सबसे पहला आ जाता है बच्चों एरिएशन, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ था। दूसरा स्टेप आ जाता है कोआगुलेशन आ जाता है हमारे पास। थर्ड स्टेप आ जाता है प्रेसिपिटेशंस आ जाती हैं हमारे पास थर्ड स्टेप्स। और चौथा स्टेप आ जाता है ट्रीटमेंट विद क्लोरीन। ट्रीटमेंट विद क्लोरीन हमारे पास जो है वो आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डीपॉलीमराइजेशन, कि डीपॉलीमराइजेशन हमारे पास क्या होता है। In these plastics are converted back into their original components by a chemical or thermal process, the monomers and then polymerized again।
the monomers are then polymerized again उसे हम कहते हैं डीपोलीमराइजेशन। डीपोलीमराइजेशन के बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में इन दिस प्लास्टिक्स आर कन्वर्टेड इनटू लो क्वालिटी सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। दीज सब्सटेंस और ये सब्सटेंस आर देन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसे हम कहते हैं लीचेट्स। व्हाट इज लीचेट्स? द ग्राउंड वाटर एंड लिक्विड फ्रॉम द वेस्ट itself seeps through the landfill is called leachate। उसे हम leachate बोल देते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो 1 ब्यूटीन होता है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, और जो 2 ब्यूटीन होता है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करता है। अब साथ में हम इसी के साथ ही एक शॉर्ट क्वेश्चन और अटैच कर देते हैं, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, कि हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती हैं। चलते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन इस शॉर्ट क्वेश्चन में राइट करना बहुत जरूरी होती है, और वो डेफिनेशन है क्या? द आइसोमेरिज्म हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट position of identical group in space is called cis-trans isomerism, and the phenomena is known as, the phenomena is called cis-trans isomerism। ये थी हमारे पास डेफिनेशन के स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन आइडेंटिकल ग्रुप की जो स्पेस में ओरिएंटेशन होती है, जो पोजीशन होती है, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब कंडीशंस क्या रहती हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए? सबसे पहली कंडीशन हमारे पास रहती है कि डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, जो भी हमारे पास कंपाउंड है, और दूसरा कि 2 डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड ऑन द आइडेंटिकल कार्बन, कि हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए एक कार्बन के ऊपर। तो ये 2 कंडीशंस हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन कंडीशन वाला भी कवर होता है, और अगर हमने 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन वाला शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो उसमें कंडीशंस भी बहुत ज्यादा अहम रोल अदा कर रही होती हैं। अब जैसे मैं 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है हमारे पास ये कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब सबसे पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन देखें आप कि एक ही कार्बन के ऊपर जो 2 ग्रुप्स अटैच हैं वो क्या है? डिफरेंट है। तो सेम साइड ऐसा है, तो इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो 2 ब्यूटीन होता है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। लेकिन जब हम 1 ब्यूटीन की तरफ जाते हैं तो देखें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन इधर देखें तो यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ सेम ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो इसलिए जो 1 ब्यूटीन होता है वो हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। अब हमारे पास स्टार्टोमेरिज्म क्या होता है कि ये ऐसा आइसोमर होता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, कि हाइड्रोजन एटम की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो हम जरा एग्जाम्पल को समझते हैं। हम यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं अमाइनो एसिड की, क्योंकि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ज्विटर आयन की फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास RCH C डबल बॉन्ड OH, साथ में है NH2, तो हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम दिस, तो हमारे पास बन जाता है RCH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और साथ में आ जाता है NH3 पॉजिटिव, और इसे ही हम ज्विटर आयन भी बुलाते हैं, और इसे हम इंटरनल सॉल्ट भी जो है वो कह देते होते हैं। तो याद रहे शॉर्ट क्वेश्चन में गलती जो रहती है बच्चों की मोस्टली ये रहती है, इनके दरमियान रिवर्सिबल का साइन है, तो आप लोगों ने रिवर्सिबल का साइन जो है वो लाजमी लगाना है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमारे पास नया शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं ईथर की और अल्कोहल की, क्योंकि ईथर और अल्कोहल मैं स्ट्रक्चर राइट करता हूँ डाई मिथाइल ईथर का CH3 OCH3 और साथ में राइट करता हूँ CH3 CH2OH। अब जरा देखें कितने हाइड्रोजन? 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा CH2 6O, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ देखें तो यहाँ भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है इनका सेम, लेकिन फर्क क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है इनके फंक्शनल ग्रुप में। अब ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। और ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमारे पास ऐसे आइसोमेरिज्म की कैटेगरी है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट होता है। हमारे पास बच्चों अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप 2 ब्यूटाइन को कन्वर्ट करें सिज एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन में। सिज एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सिजल्कीन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इसे ट्रांसल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिजल्कीन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के दरमियान है ट्रिपल बॉन्ड, हम इसकी करवाते हैं हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम BaSO4, और साथ में है हमारे पास क्यूनोलीन, और बन जाएगा, जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड और एक तरफ H और एक तरफ R और साथ में H, इसे कहते हैं हम सिज एल्कीन। ऐसे ही हमारे पास ट्रांस एल्कीन होगा। ट्रांस एल्कीन में हमने एल्कीन लेना है, एल्कीन के साथ हमने जो हाइड्रोजन लेनी है वो लेनी है बच्चों एटॉमिक हाइड्रोजन। कैटलिस्ट है हमारा सोडियम लिक्विड अमोनिया, और टेम्परेचर है -33 डिग्री सेल्सियस। तो प्रोडक्ट बनेगी C डबल बॉन्ड C, एक तरफ R आ जाएगा, एक तरफ H, क्योंकि ट्रांस शो करना है तो एक तरफ H एक तरफ R आ जाएगा। इसे हम कहते हैं ट्रांस एल्कीन, हम इसे बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ इथाइन। इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ इथाइन, हमने इथाइन की इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस की बात करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन की मौजूदगी में 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो ये देता है कैल्शियम कार्बाइड और साथ में देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ में आ गया कैल्शियम, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, साथ में आ गया वाटर HOH। तो हमने क्या करना है कि ये जो कैल्शियम है और ये OH ये मिलकर बना लेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेंगे, और साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हमारे पास बन जाएगा इथाइन। कि इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इथाइन को इस तरह जो है वो बनाते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, उसे हम कहते हैं मस्टर्ड गैस, और ये यूजेस ऑफ इथीन में भी आ जाता है। मस्टर्ड गैस क्या होती है कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस इज़ एक्चुअली हाई बॉइलिंग लिक्विड। ये एक हाई बॉइलिंग जो है वो लिक्विड होता है एंड हैज़ मस्टर्ड लाइक ऑर्डर, और इसकी जो बू होती है वो मस्टर्ड लाइक होती है, मस्टर्ड लाइक ऑर्डर। और ये वर्ल्ड वार 1 में यूज़ किया गया था क्योंकि ये पावरफुल वेसिकेंट है, इससे जो है वो ब्लिस्टर्स कास हो जाते हैं, छाले वगैरह हो जाते हैं। तो अब हमारे पास 2 इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, साथ में हमारे पास कंपाउंड है S2Cl2। एक सल्फ़र सेपरेट हो जाती है, एक सल्फ़र दोनों कार्बन के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और साथ में आ जाती है क्लोरीन CH2 और साथ में आ गया Cl। इसे हम मस्टर्ड गैस भी कहते हैं, और इसे हम बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड भी बुलाते हैं। गॉट इट? एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, उसे हम कहते हैं
मार्कोनी-कोव्स रूल। मार्कोनी-कोव्स रूल। अब मार्कोनी-कोव्स रूल क्या होता है? ऐसे मार्कोनी-कोव्स रूल हमारे पास ये होता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रीएजेंट ऐड किया जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जो नेगेटिव पार्ट है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent goes to that carbon of the double bond which has least number of hydrogen, उसे हम कहते हैं मार्कोनी-कोव्स रूल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास रेनी निकल। एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। रेनी निकल क्या होता है? ये एक हमारे पास इट इज़ सॉलिड कैटलिस्ट। ये हमारे पास एक सॉलिड कैटलिस्ट होता है फाइन ग्रेन ऑफ निकल। इट इज़ अ सॉलिड कैटलिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन ऑफ निकल, और ये प्रिपेयर किया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय निकल एल्यूमिनियम अलॉय विद कास्टिक सोडा, जिसे कहते हैं हम NaOH। तो एग्जांपल इसकी क्या है, इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है? निकल एल्यूमिनियम का हम NaOH के साथ करवाते हैं रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास बनता है निकल, और साथ में बनता है NaAlO2, और साथ में 3/H2 हमारे पास बन जाता है। तो ये भी एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो है, आप लोगों ने यूजेस ऑफ मीथेन जो है वो खुद कर लेने हैं। ये यूजेस ऑफ मीथेन भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमने मीथेन को कन्वर्ट करना है फॉर्मिक एसिड में। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो मीथेन होता है उसकी करवाते हैं ऑक्सीडेशन। 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 200 ATM प्रेशर है, और कॉपर हमारा क्या है, कैटलिस्ट है। तो इस तरह ये बनता है मेथानॉल। उसके बाद कैटलिस्ट हमारे सेम है, हमने एटॉमिक ऑक्सीजन को लिया तो बन गया ये फॉर्म एल्डिहाइड। अगेन कैटलिस्ट सेम है, एटॉमिक ऑक्सीजन को यूज़ किया तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मिक एसिड, जो एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। एक रिडक्शन को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, एक को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में हमारे पास जो एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, साथ में लेते हैं हम एटॉमिक हाइड्रोजन को, साथ में हमने लिया जिंक अमलगम, और साथ में लिया HCl, और ये वाला जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। तो यानी ये बनता है CH3 CH2 CH3, और साथ में ही हमारे पास जो दूसरी रिडक्शन आ जाती है उस रिडक्शन को हम कहते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, हम उसे जो है वो बुलाते हैं। अब जो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है उसमें हमारे पास होता है बच्चों एसिड एल्डिहाइड, और ये जो एसिड एल्डिहाइड है साथ में इसमें भी एटॉमिक हाइड्रोजन है, और कैटलिस्ट हमारे पास है KOH, साथ में है N2H4, और टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, और ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CH3, तो बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है इथेन। बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किस तरह रिजेक्ट किया। वाइटल फोर्स थ्योरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो कहलाता है फ्रेडरिक वूलर हम इसे कहते हैं, और इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों 1828 में, और ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, और इसने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में प्रिपेयर किया, लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया। किस में प्रिपेयर किया? लेबॉर्ट्री में। और इसने जो फर्स्ट टाइम जो प्रिपेयर किया वो अमोनियम सायानेट से उसने प्रिपेयर किया यूरिया NH2CONH2, और याद रहे यहाँ रिवर्सिबल का जो है वो साइन। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप हमारे पास n group of atom or a double bond or a triple bond which gives the specific properties of a organic compound। हमारे पास जो है वो एटम्स का ग्रुप होता है जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है।
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आप कोशिश करें ऐसे फंक्शनल ग्रुप याद करें जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जो है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप राइट कर दें क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप जो है वो ईथर का राइट कर दें क्योंकि इसमें भी जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप जो है वो अल्डिहाइड का राइट कर दें क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप जो है वो कीटोन का राइट कर दें, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप जो है वो एसिड का राइट कर दें, इसमें भी जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा आ जाता है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक आ जाता है होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या आ जाता है हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक क्या होता है, सेम, यानी इसमें क्या होता है, जो रिंग होती है, रिंग ओनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम, कि जो रिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है। लेकिन जब हेटेरोसाइक्लिक की बात करते हैं तो उसमें जो रिंग होती है वो मोर देन वन काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, मोर देन वन काइंड ऑफ कार्बन, यानी आसान लफ्जों में कहूं तो उसमें कार्बन के अलावा भी एटम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ बेंजीन की एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ आप जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं, पिरिडीन की एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं, और साथ में आप यहाँ जो है वो पायरोल की जो है वो फ्यूरॉन की जो है वो एग्जांपल जो है वो भी दे सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ग्रिगनर्ड रीएजेंट का रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ऐसे ही कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होता है एक्चुअल में, ये अटैक होता है यहाँ, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो है वो अटैक करेगा। इस तरह हमारे पास क्या होगा कि कार्बन और इस कार्बन के दरम्यान में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो है वो ईथर की मौजूदगी में होगा। तो बनेगा CH3CH2, ये वाली कार्बन आ गई हमारे पास। तब आप खुद देखें कि एक बॉन्ड को मजबूरन तोड़ना पड़ेगा, इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर आ जाएगा O नेगेटिव, साथ में आ जाएगा MgBr हमारे पास आ जाएगा। अगले स्टेप में हम इसकी करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। H पॉजिटिव H2O बॉन्ड होगा यहाँ से ब्रेक, वाटर वाला H जो है इसके पास आ जाएगा, तो बनेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH हमारे पास बन जाएगा, साथ में बन जाएगा MgBr, साथ में बन जाएगा OH। और ये था हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमने क्या करना है कि बेंजीन से बनाना है हमने मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, हमने जो है वो बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है कि आपने बेंजीन की करवानी है नाइट्रेशन HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आप जानते हैं बेंजीन पर लग जाएगा बच्चों NO2 ग्रुप, और साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अगले स्टेप में हमने ये जो नाइट्रो बेंजीन बनाई थी इसकी हम करवाएंगे क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन हम करवा रहे हैं FeCl3 की प्रेजेंस में। आप जानते हैं कि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, इसलिए जो Cl है वो मेटा पोजीशन पर लगेगा, और इस तरह हम जो है वो बना लेंगे मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और साथ में बन जाएगा HCl। और याद रहे यहाँ आपने कोई गलती नहीं करनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमने बच्चों बेंजीन से बनानी है पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, जो है वो हमने बनानी है, बेंजीन से पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनानी है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो बेंजीन है उसकी करवानी है क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो बेंजीन की जब हम क्लोरीनेशन करवाएंगे और साथ में बन जाएगा HCl क्लोरोबेंजीन। अभी जो क्लोरोबेंजीन हमारे पास बना है इसकी हम करवाएंगे बच्चों नाइट्रेशन HNO3। इस तरह हमारे पास दो क्लोरोबेंजीन, दो नाइट्रो ग्रुप हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। एक बनेगी बच्चों ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और एक हमारे पास बनेगी बच्चों
पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमने जनरल मैकेनिज़्म जो है वो राइट करना है। किसका राइट करना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन का। किसका राइट करना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सबसे पहले तो हमारे पास है बेंजीन। आप इस बॉन्ड को कर लेना फिक्स। वैसे बेंजीन में बॉन्ड फिक्स नहीं होते क्योंकि वो हाईली डीलोकलाइज्ड होते हैं। साथ में हमारे पास है एक इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे और ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, साथ में हाइड्रोजन, साथ में इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ भी हमने एक बॉन्ड शो कर दिया और यहाँ भी हमने बॉन्ड शो कर दिया और इसे हम बेंजोनियम आयन जो है वो बोलते होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो बेंजोनियम आयन बनाया था, ये वाले इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन, साथ में इलेक्ट्रोफाइल, बेस। आप जानते हैं बेस का काम होता है यहाँ से हाइड्रोजन को लेना और ये वाले इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह इनके दरमियान में बन जाएगा जो है बॉन्ड, साथ में आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और साथ में हमारे पास आ जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ड्रा द आइसोमर ऑफ ज़ाइलीन। एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का बार बार पार्ट बनता है, तो इसे भी हम ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला बन गया जी, इसे हम कहते हैं आर्थोज़ाइलीन। ठीक है, आर्थोज़ाइलीन। और उसके बाद सेकंड हमारे पास बना है CH3 और ये हमने लगा दिया मेटा पोजीशन पर, इसे हम कहते हैं मेटाज़ाइलीन। और साथ में थर्ड जो है वो हम लगा देते हैं पैरा पोजीशन पर और इसे हम कहते हैं पैराज़ाइलीन। एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन अगेन एग्जाम का पार्ट जो है वो बनता है। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि हमने क्या करना है, बेंजीन से या बेंजीन को कन्वर्ट करना है हमने मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करना है? मैलिक एसिड में। अच्छी कन्वर्जन है, बार बार तो आपने से लिख कर याद करना है। ये हमारे पास आ गई बेंजीन, तो ये बॉन्ड और साथ में 2 बेंजीन, साथ में हमने ऑक्सीजन के लिए 9 मॉलिक्यूल और ये हम करवा रहे हैं B2O5 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। हम यहाँ से इसे ब्रेक कर देंगे तो हमारी प्रोडक्ट बनेगी CH डबल बॉन्ड CH और साथ में बनेगा C डबल बॉन्ड O और दोनों कार्बन को हम जोड़ देंगे ऑक्सीजन। 4 CO2 के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और 4 ही वाटर के मॉलिक्यूल भी बन जाएंगे। अगले स्टेप में हमने ये जो मैलिक एनहाइड्राइड बनाया था, इसे मैं दोबारा राइट करता हूँ, C डबल बॉन्ड O और हमने क्या करना है, इस कार्बन को दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ देना है। उसके बाद हमने इसकी करवानी है हाइड्रोलिसिस, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा OH, ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा H, तो हमारे पास बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, साथ में बन जाएगा C डबल बॉन्ड O H बन जाएगा और साथ में C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। इसे हम कहते हैं मैलिक एसिड और हमने बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसे कहते हैं हम वुड्स-फिटिक रिएक्शन, हम इसे कहते होते हैं। वुड्स सिंथेसिस और वुड्स-फिटिक रिएक्शन में फ़र्क है, तो बच्चों आपने इसे अच्छे से देख लेना है। हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन का हम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और साथ में हम ले लेते हैं ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड जो है वो हम ले लेते हैं BrCH2CH3 हमने ले लिया और ये इन द प्रेजेंस ऑफ हम ईथर करवाते हैं। अब ये Br और ये वाला Br ये मिलकर बना लेते हैं 2NaBr और ये जो इथाइल ग्रुप है ये लग जाता है बच्चों बेंजीन पर C2H5 और इसे हम कहते हैं इथाइल बेंजीन और ये कहलाता है हमारे पास वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम का पार्ट बनता है बच्चों। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन राइट करता हूँ, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन actual and calculated energy of a compound is called resonance energy। उसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास है बेंजीन की, वो 150.5 किलो जूल पर मोल है और बहुत से बच्चे यहाँ जो है वो नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, तो आपने ये गलती नहीं कर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हम कहते होते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? इंटरमिक्स होते हैं, जिनकी एनर्जी भी जो है वो डिफरेंट होती है।
एनर्जी भी डिफरेंट होती है, शेप भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और डिफरेंट होने के बाद जब इंटरमिक्स होने के बाद जब वो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है और उनकी जो शेप होती है वो भी सेम होती है। उसे कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन हमारी बुक में 3 तरह की है, जो अकॉर्डिंग टू हमने अपने टेक्स्ट बुक समझनी है। एक आ जाती है sp3, एक आ जाती है sp2 और तीसरी आ जाती है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, आप अच्छे से समझ रहे हैं, इसमें हमारे पास एक s होता है और 4p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है और जिनकी शेप भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और मिक्स होने के बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और जिनकी शेप भी क्या होगी, सेम। आप एग्जांपल में sp3 में आप CH4 मीथेन की एग्जांपल दे सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें आप इथेन की एग्जांपल भी जो है वो कोट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं sp2 की तरफ। sp2 क्या है, उसमें हमारे पास 1s होता है एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है और जिनकी शेप भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और कितने हैं, 1 and 2 3 टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, हमारे पास बनेंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट और सेम होती है और शेप भी क्या होती है, सेम होती है। तो आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ इथीन की एग्जांपल जो है वो कोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमारे पास एक s होता है और एक ही क्या होता है, p होता है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी क्या होती है, सेम होती है। उसे हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक को कहते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं हम, दूसरे को कहते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसकी हमें वेरी स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हमें प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत कम अमाउंट चाहिए होती है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी हमें लार्ज अमाउंट चाहिए ग्रोथ के लिए। उसके अलावा एग्जांपल की बात करें तो बोरोन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, etc। और साथ में इसकी जो हमें पर एकड़ में रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो 6 ग्राम टू 200 ग्राम जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और इसकी अगर हम बात करें एग्जांपल नाइट्रोजन आ जाती है, नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, हाइड्रोजन आ जाती है, etc आ जाती है। और ये हमें चाहिए होता है 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम पर एकड़ जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है असेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र। असेंशियल क्वालिटीज़, सबसे पहली कि इसे इट शुड चीप, इसे सस्ता होना चाहिए। साथ में इट शुड नॉट इंजूरियस टू प्लांट्स, इसे प्लांट के लिए ख़तरनाक नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा इट शुड नॉट चेंज द pH ऑफ सॉइल, इट शुड नॉट चेंज द pH ऑफ सॉइल, इसे सॉइल के pH को चेंज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा और ये रेडिली सॉल्युबल होनी चाहिए, यानी मस्ट सॉल्युबल इन वाटर, ये जो है मोर सॉल्युबल होनी चाहिए वाटर के अंदर, मोर सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट के जो है वो रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं। रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट की बात करें तो उसमें हमारे पास लाइम आ जाता है, सिलिका आ जाता है, एलुमिना आ जाता है, साथ में मैग्नीशिया आ जाता है, साथ में हमारे पास आ जाता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के साथ आ जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, साथ में आ जाता है Na2O और साथ में आ जाता है K2O। लाइम चाहिए 62, सिलिका 22, एलुमिना 7.5, मैग्नीशिया 2.5, आयरन ऑक्साइड 2.5, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1.5 और जो Na2 है ये हमें चाहिए 1 और जो पोटाशियम ऑक्साइड है ये भी हमें चाहिए होती है 1। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्लरी क्या होता है। स्लरी हमारे पास आटे की तरह का एक मटेरियल होता है सीमेंट का। हम इसे लिखते हैं कि मिक्सचर, जो मिक्सचर है इज़
फाइनली, मिक्सचर इज़ फाइनली ग्राउंड, उसे पीस लिया जाता है, एंड मेड होमोजीनियस, और उसे क्या कर लिया जाता है, होमोजीनियस कर लिया जाता है बाय कंप्रेस्ड एयर की मदद से। और ये जो पेस्ट होता है एक्चुअल में ये कहलाता है स्लरी। दस अ पेस्ट इज ऑब्टेन कॉल्ड स्लरी। स्लरी में जो वाटर की अमाउंट होती है वो 35 से लेकर 45% उसमें क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिएक्शन टेकिंग प्लेस 1 to 7 days। जब सीमेंट की बात करते हैं हम कि 1 to 7 days में कौन सा रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है, रिएक्शन टेकिंग प्लेस 1 to 7 days, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रोलाइज होता है, टू प्रोड्यूस क्रिस्टल ऑफ CaOH twice एंड AlOH थ्राइस। और ये जो CaOH twice होता है, इसके जो क्रिस्टल बनते हैं वो बच्चों बनते हैं नीडल शेप क्रिस्टल्स बनते हैं, और जो उसे क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। और जो AlOH थ्राइस है ये क्या करता है, फिल्स द इंटरस्टिक्स, ये इंटरस्टिक्स को क्या करता है, फिल करता है, और रिजल्टिंग इन द हार्डनिंग द मैस, जिसकी वजह से वो मैस क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और जो जेल होता है स्टार्ट लूजिंग वाटर पार्शली बाय इवेपोरेशन एज सेट टू अ हार्ड मास, और आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेशन से जेल जो है, इवेपोरेशन की मदद से जेल जो है वो वाटर का लॉस करता रहता है, और वो एक हार्ड मास के तौर पर क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसमें हम बात करते हैं रिएक्शन टेकिंग प्लेस फर्स्ट 24 आवर, के पहले 24 घंटे में क्या रिएक्शन होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर, जब हम उसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है किसे, वाटर को, और वो क्या करता है, एंड फॉर्म कोलाइडल जेल ऑफ कंपोजिशन। उसके बाद ये जो जेल है, इसके जेल के जो है वो क्रिस्टल्स बनना शुरू होते हैं, स्लोली क्रिस्टलाइज्ड स्लोली, ठीक हो गया। और साथ में एंड रिएक्ट्स विद जिप्सम, और ये जिप्सम के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और ये बनाता है क्रिस्टल कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के, किसके बनाता है, क्रिस्टल कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के, ये क्या करता है, क्रिस्टल्स बनाता है। तो यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस फाइंड आउट। रूम टेम्परेचर पर हमारे पास 80 किलो जॉल थर्मल एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। रूम टेम्परेचर पर 80 किलो जॉल थर्मल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन के लिए काफी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड, जब एक कार्बन अकॉर्डिंग टू अदर कार्बन रोटेट करती है तो होता क्या है, रोटेट करने से उसका जो p ऑर्बिटल है उसकी जो ओवरलैपिंग है वो रिमूव हो जाती है। ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और जैसे ही ये ओवरलैपिंग रिमूव होती है तो उससे क्या नुकसान होता है कि जो पाई बॉन्ड है वो हमारा क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। और जब पाई बॉन्ड हमारा ब्रेक कर जाता है तो उस पर्पस के लिए हमें चाहिए होती है 263 किलो जॉल थर्मल एनर्जी। और ये जो 260 किलो जॉल थर्मल एनर्जी है ये रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती, और इसलिए फिर हम ये कहते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा यही था कि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है और डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगेन एक बार ये कहता हूं कि इसका जो आंसर है वो मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, और अकॉर्डिंग टू दिस वर्डिंग मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है डीपी, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ
पोलीमराइजेशन, इसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन। ये होती क्या है, ये बड़ी सिंपल है। द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन अ polymer is called degree of polymerization, is called degree of polymerization, उसे हम कहते हैं degree of polymerization। अब उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि हमारे पास molecular mass is equal to molecular mass of repeating unit, molecular mass of repeating unit और मल्टीप्लाई बाय dp। हम यहाँ बात कर रहे हैं पोलीविनाइल क्लोराइड की, उसका मॉलिक्यूलर मास है 63 और साथ में डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन है 1000, तो टोटल आ गया 63,000। और ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा होता है मुकम्मल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हमारे पास वो पॉलीमर होता है जिसमें, यानी द पॉलीमर विच इज़ सॉफ्ट एंड रिपीटली ऑन हीटिंग, द पॉलीमर विच इज़ सॉफ्ट, जो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है रिपीटेडली ऑन हीटिंग, जब आप उसे हीट करते हैं, एंड हार्ड ऑन कूलिंग, हार्ड ऑन कूलिंग विद अ लिटल चेंज इन प्रॉपर्टीज, विद अ लिटल चेंज इन प्रॉपर्टीज, विद अ लिटल चेंज इन प्रॉपर्टीज। ओके, उसे कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल आ जाती हैं पीवीसी, प्लास्टिक टॉयज, सारी की सारी एग्जाम्पल आ जाती हैं। और फिर साथ में ही आ जाता है हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्या होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर? क्या होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर? होता है द पॉलीमर विच बिकम्स हार्ड, जो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, एंड कैन नॉट बी सॉफ्ट, एंड कैन नॉट बी सॉफ्ट अगेन, तो उसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग। एग्जाम्पल रहती हैं एपॉक्सी रेजन्स और दूसरे एग्जाम्पल्स भी हमारे पास यहाँ रखते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आ जाता है। और फिर हमने ओपन स्ट्रक्चर ही बनाना है किसका, फ्रक्टोज का। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, उसके बाद 4, 5 और 6। साथ में हमने यहाँ लगा देना है एल्डिहाइड ग्रुप, इधर OH और इधर H, तीसरी कार्बन की हमने जगह बदलनी है HOH, बाकी सेम रहेगा OH H OH H और साथ में आ जाएगा CH2OH आ जाएगा। अब हमारे पास साथ में ही ग्लूकोज का अब आ जाएगा, सॉरी, फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। उसमें भी हमने यही करना है, कार्बन 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर और नीचे एक ही काम करना है, CH2OH और इधर भी लगा देना है CH2OH। दूसरी कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप, आपने तीसरी कार्बन की जो है वो जगह बदल देनी है, चौथी कार्बन में OH H और पांचवीं कार्बन में भी OH OH, और ये फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है फैट्स एंड ऑयल में हमने उसे क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अगर हम फैट की बात करें, ये हमें ऑब्टेन्ड होती हैं एनिमल से, और जो ऑयल है ये ऑब्टेन्ड होते हैं हमें प्लांट से। जो फैट्स होती हैं ये सैचुरेटेड होती हैं, और जो ऑयल्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड हमारे पास होते हैं। उसके अलावा जो फैट्स होती हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई हो सकते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं। ओके, तो इसके अलावा फैट्स की अगर हम बात करें तो इनका आयोडीन नंबर जो है वो हमारे पास लो होता है, लो आयोडीन नंबर, लेकिन इनका जो आयोडीन नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाई होता है, हाई आयोडीन नंबर हमारे पास होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, उसे हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन नंबर, हम उसे कहते होते हैं, क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन नंबर। अब स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ द, डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर लें, इट इज़ द नंबर ऑफ milligram of KOH or NaOH required to sponify 1 gram of fat, 1 gram of fat और ऑयल। इसे हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन नंबर। और इस तरह हमारे पास जो स्पोनिफिकेशन नंबर होता है किसका, ग्लाइसराइल ट्राईपाल्मिटेट का जो नंबर होता है स्पोनिफिकेशन वो 208 होता है। बाद हमारे पास आ जाता है रेंसिडिटी ऑफ फैट्स
एंड ऑयल्स, इसे हम बासी वगैरह कह देते हैं। होता क्या है, द स्पॉइलेज, ठीक है, द स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, द स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट ऑर्डर, यानी एक अजीब सी नागवार सी बू होती है, उसे हम कहते हैं स्कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। और इसके अलावा रेंसिडिटी अकर्स ड्यू टू हाइड्रोलिटिक एंड ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस की वजह से होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है आयोडीन नंबर। अब आयोडीन नंबर क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ grams of iodine, it is the number of grams of iodine which will react with 100 gram of fats and oils, ठीक है जी। और इसके अलावा हम इसे यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फैट्स एंड ऑयल की डिटरमाइन करने के लिए। हायर द आयोडीन नंबर हायर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी मैं ये कह सकता हूँ हायर द आयोडीन नंबर हायर द, ठीक है जी, हायर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, उसे हम कहते हैं एसिड नंबर। एसिड नंबर क्या होता है, ये होता है इट इज़ द नंबर ऑफ milligram of KOH required to neutralize the 1 gram of fat, 1 gram of fat is called acid number. Acid number gives the amount of free fatty acid present in a fat or oil. फैट और ऑयल के दरमियान, फैट और ऑयल में फ्री फैटी एसिड्स की अमाउंट कितनी होती है, ये हमें एसिड नंबर से जो है वो पता लगता है। अब हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है DNA एंड RNA में फ़र्क। अब जो DNA है हमारे पास, इट इज़ ऑफ वन टाइप, ये हमारे पास एक ही टाइप का, इट इज़ वन टाइप। और जो RNA है इट इज़ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स का होता है। उसके अलावा जो DNA होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो RNA होता है ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। उसके अलावा जो DNA होता है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और RNA जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो शुगर है वो 2-deoxyराइबोज है, और इसकी जो द शुगर इन RNA इज़ ओनली राइबोज, ठीक है, ओके।